प्रधानमंत्री जी का चेहरा लेकर आगे जाते हैं। तो आज का जो वर्तमान चुनाव 2014 के बाद से तो तस्वीरें ही बदल गई हैं। एक चेहरे को लेकर जाया जाता है, प्रधानमंत्री के चेहरे को ही आगे बढ़ाया जाता है राज्यों में भी। इसलिए ये सवाल क्या लगता है कि वाजिब बनता है यहाँ पर कि जब आप एक चेहरे को लेकर ही जाते हैं तो फिर लोकल स्तर पर चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, चेहरे को लेके जाते हैं और भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। वो हमेशा छोटे छोटे चुनाव में भी जो है नरेंद्र मोदी जी को लेके आ जाती है और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ती है। अगर एमसीडी का ही ले लें, जी 19 मंत्री वहां पर थे, 7 मिनिस्टर 8 मिनिस्टर वहां पर गए थे, तो आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के इलेक्शंस हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए जो है कि पूरी मशीनरी बहुत मजबूत है और उनका संगठन बहुत मजबूत है, साथ साथ पैसा बहुत है। सबसे ज्यादा पैसा जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, डोनेशन मिलता है, वो ये अभी बात आई थी सामने कि 80% जो है डोनेशन मिला है पिछले जो है कि 8 सालों में। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे आपके पास, कंप्लीट होते ही आएंगे आपके पास। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कि मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो अब देखिए वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और लोगों से के साथ जाने का वो ये उतार, इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर तक को उतार देते हैं चुनाव में। एमसीडी के चुनाव में दिल्ली के पूरे केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर पूरे उतर गए ये दिखाने के लिए कि देखो जो एक्सेसिबल है, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो जनता के पास आ रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर भी जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि दूसरी पार्टियों के नेता नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर आ गए हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जो वोट नहीं भी देना चाहता बीजेपी को, एक बार उसको लगता है कि चलो भाई देखो ये आए हैं हमारे दरवाजे, चलो इनको जो है कि दिया जाए वोट। उससे क्या होता है देखिए रामिल जी की डिलीवरी में फिर गड़बड़ी आती है। अगर आप एक चेहरे पे लड़ रहे हैं, आप देखिए मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सरकारें, राज्य की सरकारें डिलीवर नहीं कर पा रही। चाहे आप त्रिपुरा ले लीजिए, आप चाहे मेघालय में देखिए कि बीजेपी शासन में थी साथ मिला के अलायंस में, लेकिन मेघालय में इतने करप्शन के आरोप लगे हैं। कोल वहां पे कोल माइंस को लेकर जिस तरह का हुआ, वो तमाम बहुत से आरोप लगे वहां पे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड रियलिटी में देखा कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का ये डिसाइड किया कि हम अलग से लड़ेंगे, इनके साथ लड़ेंगे, एनपीपी के साथ, तो हो सकता है हमें नुकसान हो, क्योंकि ग्राउंड से ये उनको फीडबैक मिल रहा था। तो वहां पे भयंकर, तो उसका परिणाम यही होता है कि मोदी जी कितना डिलीवर करेंगे। डिलीवर तो जो है कि राज्य सरकारों को करना होगा। तो ये इसका नुकसान ये होता है कि देखिए कि जनता जो है ठगी सी महसूस करती है। आपने एक चेहरा दिखा के ये विश्वास जगा के कि साहब आप जो है नरेंद्र मोदी जी हैं और वो सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन हमने 2014 के आगे से लगातार देख रहे हैं, खासकर 2019 के बाद आप देख लीजिए, 17-18 के बाद देख लीजिए आप कि लगातार लोगों से जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं हो रहे। लोगों की माली हालात निश्चित रूप से जो है कि पहले से जो है खराबी हुई है। अगर आप पूरे के पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए कि जो बेरोजगारी का पूरा परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है, नौकरियां जा रही हैं। थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है त्रिपुरा से। आपको बता दें बीजेपी 35 सीटों पर आगे आ रही है। रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए एक खुशखबरी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अभी काफी चीजें सामने आनी बाकी है। त्रिपुरा में 5 सीट पर टीएमसी आगे बताई जा रही है। कांग्रेस लेफ्ट को 2-2 सीटों पर यहाँ पर बढ़त हासिल हुई है। जी पीयूष जी, बात कंप्लीट जी। तो मैं यही कह रहा था, देखिए अब आप उदाहरण में देता हूं आपको उत्तराखंड का, डबल इंजन की सरकार, ठीक है, मोदी जी उसमें प्राइमरी रहते हैं, मेन इंजन जो है, लेकिन उत्तराखंड में आप देखिए लगातार स्थितियां क्या बन रही है। अभी हमने देखा था जोशीमठ का जो है, जिसमें लोग साल भर से जो है, जो वहां पे स्थितियां बन रही थी और जो दीवारों पे जो है कि दरारें आ रही थी मकानों पे, वो लोग वहां पे ये शिकायत जो है जो प्रधानमंत्री को भी पहुंचाई, राष्ट्रपति को भी पहुंचाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में 1 साल से लोग आंदोलन करते रहे, लेकिन कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, ना तो राज्य सरकार वहां की, ना तो केंद्र सरकार वहां की। तो बाद में ये स्थिति बन गई कि लोगों को वहां से हालात इतने गंभीर हो गए कि लोगों को वहां से हटाना पड़ा, क्योंकि कई मुद्दे थे जो वहां के लोग, पर्यावरणविद, वहां के वैज्ञानिक तमाम उठा रहे थे। लेकिन जब आप एक चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं और आप कहते हैं कि नहीं ये चेहरा तो सब कुछ करेगा, और एक आप तो उसका तो यही वजह मानी जाए कि सारी कमान अपने हाथ में रखते हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। सर्वेश्वर जी यही कहना चाहेंगे, कई बार ये आरोप लगे कि रिमोट कंट्रोल जो है वो कांग्रेस के हाथ में रहता है और कांग्रेस ऐसा ही चाहती, तो हम यहाँ भी तो यही स्थिति देख सकते हैं।
देखिए, चेहरे की बात अगर आप कर ले तो अगर कांग्रेस पार्टी का उठा के देखे, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ये भी तो एक चेहरे ही थे। जब वो थे तो यही सर्वे सर्वा थे, कहीं भी देखिए तो यही दिखते थे। कांग्रेस में उतने दिग्गज लीडर थे, लेकिन फिर भी चुनाव के समय तो इनकी ही तुति बोलती थी। इंदिरा जी का वो आप याद करिए, वो जब वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीती थी, या राजीव गांधी जी, तो क्या चेहरे की बात आप करेंगे तो कांग्रेस में भी यही रहा है। क्षेत्रीय पार्टी जो बनी है, आप टीएमसी में ममता बनर्जी के अलावा और कितने बड़े बड़े नेताओं के नाम हम आए दिन सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के अलावा और बाकी के भी नेता थे, लेकिन क्या था, चेहरा वही था। मायावती का भी बीएसपी में वही चेहरा है। उधर शरद पवार जी का आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो चेहरा वही है। तो पार्टी जो बनी है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी बनी है, उसके संस्थापक, अभी आप आम आदमी पार्टी जो नई नवेली पार्टी है, उसका भी देख लीजिए, सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ही है। अब भगवंत मान अभी पंजाब के सीएम हैं, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से बैठ के अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा चला रहे हैं पंजाब की गवर्नमेंट को। तो बीजेपी में अगर नेता, तो दौर आ गया है क्या रिमोट कंट्रोल आपने कहा कि रिमोट कंट्रोल सरकार का दौर आ गया कि अब सारी सरकारें ऐसी चलेंगी? हाँ, मतलब शुरुआती से भी यही रहा है। आप अगर देख लीजिए, कांग्रेस शुरू से हमारे देश पे राज किया है और पूरे भारतवर्ष में बूथ लेवल से लेके हर मतलब डिस्ट्रिक्ट से लेके वहां पे उनका वर्चस्व था, लेकिन धीरे धीरे कम हुआ। फिर भी उस समय भी चेहरे की कमी कांग्रेस पार्टी में नहीं थी, लेकिन जो सेंट्रल नेतृत्व था वही आगे आता था और उसी के दम पे नाम पे चुनाव लड़ा जाता था। वही चीज अभी भी हो रही है, वही परिपाटी बीजेपी अपना रही है। तो इसमें बुराई किस बात की? सही बात है, और ऐसे में कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा 10 सेकंड एक और लेना चाहूंगा। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन हुआ, खड़गे जी और शशि थरूर दोनों आमने सामने आए। गुजरात चुनाव के समय और जो हिमाचल चुनाव में था, उसमें जो स्टार प्रचारक की लिस्ट से शशि थरूर जी को निकाल दिया गया। अब शशि थरूर का इमेज, भले उन्होंने अपनी इमेज सुधारने के लिए केरला में वो बड़े नेता के रूप में उभरने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन जो इमेज है युवाओं के बीच में शशि थरूर का, अगर कह ले कांग्रेस वोटर में, तो एक अच्छा खासा इमेज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको हटा दिया। तो ये जो चीजें हैं, वो एक क्या प्रियंका जी, राहुल जी या बाकी के जो है उसको तवज्जो दे रहे हैं। तो हर पार्टी वही चीज कर रही है कि जो उनके यहाँ जो फेमस है उसी को आगे लेके चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई। हाँ, दूसरी बात है कि बीजेपी शासित जितने प्रदेश है, वहां के चीफ मिनिस्टर को परफॉर्म करना पड़ेगा। उनका भी अपना एक अलग इमेज होता है। यूपी में देख लीजिए, योगी जी एक अलग चेहरा बन चुके हैं। जहां भी चुनाव होता है वो स्टार प्रचारक की लिस्ट में वहां जाते हैं। और पूर्वोत्तर में ही देख लीजिए, जो ये हेमंत बिश्व शर्मा है, भले वो कांग्रेस से आए हों, लेकिन एक जो एक्सेप्टेबल जो इमेज होती है बीजेपी में उनकी बन चुकी है। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में मतगणना के आधे घंटे पर हम नजर डाल लेते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी को साफ बहुमत मिलता हुआ यहां नजर आ रहा है। बिल्कुल, बीजेपी को साफ बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में एनपीपी सबसे आगे इस वक्त दिखाई दे रही है। नागालैंड में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो रविंद्र हमारे साथ, क्योंकि मन्ना संगमा लगातार डिबेट में बैठे हुए हैं, हमारे साथ पैनल में हैं और बहुत करीब से वहां की राजनीति को भी मन्ना समझते हैं। मन्ना, बीजेपी एनपीपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, सरकार में रहकर उसने राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया है? देखिए, जहां तक एनपीपी और बीजेपी कॉलिशन है, जहां तक ये पिछला जो 5 सालों की जैसे हम देखते हैं, इतना कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया बीजेपी जो है एनपीपी को। जी, वह उनकी जो है सिर्फ 2 ही मंत्री थे यहाँ पे, जो 2 ही विधायक थे जो भी है। तो इस हिसाब से उनने कोई ना ही पॉलिसी मेकिंग में, ना ही फिर किसी तरह से भी वो इतनी प्रभाव नहीं डाल पाए। वो ही है बस। ठीक है, तमाम सवाल यहाँ पर हैं। सर्वेश जी, अगर देखा जाए तो मेघालय में खासी समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने की मांग इस बार उठी है, जबकि वहां राजनीतिक संगमाओं के आसपास घूमती है। देखिए, आपने सही कहा, क्योंकि जो वहां पे संगमाओं के आसपास घूमती है, और अगर कांग्रेस का भी देख लीजिए तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा है।
लेकिन वहां पे जिस ट्राइबल की ये खासी गारो ये सब जो ये ट्राइबल की वो प्रजाति है, तो वहां पे इनका वर्चस्व रहा है और खासी जो समुदाय है उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। तो अगर ये मांग उठना है तो इसमें कोई हम बुराई नहीं देख सकते, क्योंकि देखिए हर जगह जो जाति कह ले या जो है उसमें हमारा देश बटा पड़ा रहता है और हर समस्त चाहता है कि हमारा जो नेता हो वो मुख्यमंत्री बने। तो अगर इतने सालों से लेकिन एक जगह अगर मांग शुरू हो जाएगी तो फिर आप फिर जम्मू कश्मीर की तरफ भी पहुंचेंगे तो वहां भी मांग शुरू होगी, तब क्या करेंगे? वहां रास्ता खोल देंगे फिर तो ऐसा सबके लिए। ऐसा हर राज्य में ऐसा नहीं होता, अब हो ही रहा है ना। आप देख लीजिए, अगर इधर मध्य भारत में देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, तो क्या हो रहा है कि भैया जिनकी आबादी ज्यादा है बीजेपी तवज्जो दे रही है उनको, अब राष्ट्रपति बनाया। चाहे फिर आप देख लो यहाँ पे बिहार में देख लीजिए, नीतीश जी को लेके चले वो कि ठीक है वो एक अलग कुर्मी जाति से आते हैं, वो वोट बैंक बढ़ा है तो उनपे फोकस किया। तो वो तो एक आप नहीं कह सकते, क्योंकि भारत वर्ष में जाति पाति में जब तक हम बटे रहेंगे तो ये जो इक्वेशन है इससे हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे। पीयूष जी, आप किस तरीके से देखते मुझे हैं? लग रहा है कि प्रदीप सिंह कुछ कहना चाहते हैं, तो उनकी बात को हम ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी। सर, बात हो रही थी कि आरोप लगा रहे थे कि भैया हमारी पार्टी सारे कैबिनेट मंत्री, इवन मोदी जी प्रधानमंत्री तक हम तो आपकी एक्टिवनेस की बात कर रहे थे। सर, एक समय था जब राजनीति जातिवाद, वोट बैंक और परिवारवाद को ध्यान में रखकर होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को लेकर जो देश को एक सूत्र में पिरोया गया है। अब बाकी राजनीतिक दल इस प्रकार की सिस्टम, इस प्रकार की टीम या इस प्रकार का कार्डर नहीं खड़े कर पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं, आप जल सकते हैं, आप उड़ सकते हैं, उड़ते रहिए, जलते रहिए, लेकिन आपको सकारात्मक प्रयास करना चाहिए कि एकता के इस प्रकार, चाहे जब अपने घर में ही नहीं होगी तो आप बाहर एकता कैसे करेंगे। तो ये जो आरोप लग रहे थे, पंत जी निश्चित तौर पे नेता है उत्तराखंड से, उनकी वहां वाली बात करना उचित था, लेकिन आज पूर्वोत्तर राज्यों का हो रहा था। नहीं, जो इतिहास लिखते हैं आप नजर आते हैं, एमसीडी के चुनाव में अगर मंत्रियों को उतार देते हैं, इसलिए सवाल वहां पर हमने किया। देखिए क्या है हमारी, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कोई मंत्री, ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर इतिहास का हो तो आप बता दीजिए। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी, हर कार्यकर्ता चाहे वो किसी ऊंचे पद पे हो या छोटे पद पे हो, जब काम आता है या चुनाव का आता है तो सभी एक लाइन में होते हैं और उसी टेम्पर के साथ काम करते हैं। भाई चुनाव जीतना है, सरकार के नीतियों को जनता तक पहुंचाना है। अब डबल इंजन की सरकार आपको थोड़ा खलती होगी तो कोई बात नहीं, मतलब विरोधियों के लिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ सर। तो नहीं, सही सवाल पे आपको ये क्यों लगता है कि विरोध किया जा रहा है? नहीं, इस सवाल पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे चर्चा पीछे आ रही थी, मैं थोड़ा सा पीयूष पंत जी का जो है कर सकता हूँ कि देखिए वो निश्चित उन्हीं का दर्द नहीं, वो जो वहाँ पे घटना हुई, हमने तो सिर्फ एक्टिवनेस की बात की कि इतने एक्टिव हो जाते हैं। अगर इस तरह से चुनाव में उतरा जाएगा, मंत्री छोटे छोटे चुनाव में उतर जाएंगे, हमारे बाकी दल इतने क्यों नहीं एक्टिवनेस दिखाते हैं? चुनाव छोटा या नहीं होता, हर चुनाव होता है, हर चुनाव देश की जनता का भविष्य तय करता है, उनके विकास के कार्य तय करता है, तो छोटा बड़ा तो हम मानते ही नहीं। अब दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं या उनकी टीम नहीं खड़ी हो पाती है तो कांग्रेस के नेता या किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होती तो स्वाभाविक सी बात है। हम इस पे मतलब प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, भाई आपको किसी ने नहीं मना किया, आप भी इस तरह से संगठन खड़ा करिए और आइए मैदान में, लेकिन इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता को मूर्ख कहना ये ठीक नहीं है। यानी हमारा प्रधानमंत्री आ जाता है और बाय द साइड लाइन से मतलब है कि जनता मूर्ख है कि हमारा प्रधानमंत्री भी आ जाता है, टीम भी आ जाती है, मतलब इनडायरेक्ट कहने का मतलब यही है। भैया राजनीतिक दल है और सभी कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, सब लड़ेंगे चुनाव, सब काम करेंगे, सब प्रयास करेंगे, वैसे हमें सब लगता है चुनाव ऐसा किसी का प्रदीप जी कोई मतलब नहीं था, ये मतलब आपने खुद ही निकाल लिया है। पीयूष पंत जी, देखिए ये प्रदीप जी जो मैं कह इसमें रहे हैं ना, वो प्रदीप जी जो बात कह रहे हैं वो बात सही है कि आप कार्य होता है, लेकिन आप जो है कि एक पूरा जिस तरह से पैसे को लेके और जितना आपके पास जो फंड है उसको लेके आप जो एक भव्य प्रदर्शन करते हैं, उससे क्या होता है कि देखिए कि वो एक आप असली मुद्दे से भटका के जो है आप जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं उसमें
और लोगों को लगता है कि अरे भाई ये तो एक्सेसिबल है ये, लेकिन बाद में पता लगता है कि एक्सेसिबल नहीं है नेता, और जो है कि वो अब उसके पास आ नहीं रहा है। और ये जो बात करें डबल इंजन की सरकार, आप सारे राज्यों में जहां बीजेपी की राज सरकार है, आप देख लीजिए उठा के जहां पे क्या क्या हुआ है। फिर आप कंटिन्यू करिएगा, वहां पे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश जी, राम प्रकाश पांडे भी हैं हमारे साथ। एक मिनट आ रहे हैं सर्वेश्वर जी। राम प्रकाश पांडे जी, अक्सर क्या होता है ना कि हम एंड टाइम पे सुस्त हो जाते हैं थोड़ा, और ये भी कई बार हमारी हार का कारण बन जाता है। लेकिन एक सवाल और यहां उठता है कि क्या सबने कांग्रेस को चोट पहुंचाने की ठान रखी है? क्योंकि कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही कि जो भी आ रहा हमारे वोट काटने की कोशिश कर रहा है, एक मंच पर तो आता ही नहीं साथ में। जी ऐसा कुछ नहीं, और सुस्त भी नहीं पड़े, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत है और हम किसी के वोट काटने के लिए नहीं गए। लोकतंत्र में हम भी वहां पर अपना भागीदारी ले छोटे दलों ने अहम की लड़ाई बना लिया है कि भाई हमारा भी कुछ वजूद है। हाँ, हमने अपना एंगेज किया, सब कुछ किया और हमने प्रयास किया, और जनता ने जहां तक हो हमारा साथ भी दिया है। नहीं तो क्या ये मान के चले टीएमसी ने ये सोचा कि हाँ इतनी जनसंख्या हमारे तबके की आती है तो शायद इसका कुछ शेयर हमें मिल जाए, तो उससे तो कांग्रेस कमजोरी हुई और आपके हाथ भी कुछ नहीं लगा, दोनों के हाथ खाली रहे। ऐसा कुछ नहीं है जी, हम कांग्रेस से हमारा कोई मतलब नहीं है उस चीज में। हमने ठीक है वहां पर किया और हमने अपनी बढ़त बनाई, हमारी पार्टी की बढ़त बढ़ाई, हम पहुंचे वहां पर और जनता का जितना हो विश्वास मिला उतने पर हम खुश हैं और आगे और प्रयासरत रहेंगे कि जनता का और विश्वास हमको मिल पाए। ठीक है, कई अहम सवाल हैं यहाँ पर, क्योंकि पीयूष जी हमने देखा है जब चुनाव का समय होता है, मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, कोई भी पार्टी हो, इस दौरान नगा पॉलिटिकल मुद्दा हो या असम मेघालय सीमा विवाद, ये राज्य सरकार से ऊपर के विषय हैं, फिर भी सबने चुनाव जीतने पर इसे सुलझाने के वादे किए हैं। देखिए, क्योंकि जहां तक नागा का सवाल है तो वो काफी देखिए वहाँ पे हिंसाएं हुई उसको लेके, और काफ़ी आंदोलित रहे हैं वहाँ के लोग उस समस्या को लेके। लेकिन बीजेपी की जब ये बात तो हुई है, बीजेपी जब केंद्र सरकार आई जो है, मोदी जी की सरकार आई, और तो एक उन्होंने ये जानते थे कि जब तक इस समस्या को का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक जो है कि हम वहाँ पे अपना फुटहोल्ड नहीं जमा पाएंगे। तो यही देखिए 2015 में जो है कि एक मोदी जी की सरकार और केंद्र सरकार ने जो है कि एक समझौता किया गया। हालांकि ये समझौता जो हुआ है अभी भी वो जमीन पे उतर नहीं पाया है, लेकिन समझौता करके ये कोशिश की गई कि उनको भी जो है जो उनकी जो शिकायतें उनको दूर किया जाए और उनको भी एक सम्मान दिया जाए। तो उसके तहत जो है कि निश्चित रूप से जो एक आतंकी गतिविधियां थी वहां पे वो कम हुई है, इसमें दो राय नहीं है। तो देखिए ये जो मुद्दे बनते हैं राज्य के, वो अगर केंद्र सरकार के भी मुद्दे होते हैं, क्योंकि पूरी अगर देश में शांति चाहिए तो थोड़ा सा पीयूष जी अपडेट देना चाहेंगे अपने दर्शकों को। मेघालय में बीजेपी 5 सीट पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें हम, मेघालय में 5 सीटों पर आगे चल रही है। मेघालय में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जा रहे हैं हम आपको देते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अन्य 11 सीटों पर भी आगे चलने की बात कही जा रही है। तो पल पल की अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। नागालैंड में एनडीपीपी 34 सीटों से आगे चल रही है। ये तस्वीर एक अलग कुछ बयां कर रही है आंकड़ों को। एनपीएफ 2 सीट पर यहां पर आगे चल रही है। नागालैंड की स्थिति यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की जो ताजा आंकड़े हैं वो हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस 1 सीट पर यहां पर आगे नजर आ रही है। तो जो मेहनत है, किसकी मेहनत रंग ला रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जैसे जैसे चीजें चल रही हैं, पीयूष जी भी हमें लगातार क्लियर कर रहे हैं, सर्वेश्वर जी भी क्लियर कर रहे हैं। सर्वेश्वर जी, ये जो चीजें अब जो तस्वीर आ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी थोड़ी और हम वेट कर ले, कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद स्थिति थोड़ी ये होगी। देखिए 60 सीट है ऑलमोस्ट हर एक राज्यों में, तो मेरे को लगता है 9:30 बजे के बाद स्थिति मतलब क्लियर आ जाएगी कि जो बढ़त है वो मेंटेन रह गया या उसमें तब्दीली आएगी। तो मतलब थोड़ा अभी हमें और वेट करना होगा, अभी इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। रही बात, मैं अपनी बात कर रहा था कि जो आपने पूछा था मेघालय की, जो वहां पे जो 3 जो ट्राइबल है, मैट्रिलिनियल ट्राइबल जो है, उनके इर्द गिर्द वहाँ की पॉलिटिक्स घूमती है, जिसमें एक आपका हो गया खासी हो गया, गारो हो गया और जनजाति है। तो आप देख ले तो जो गारो का चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो 34 साल से वहां पे
काबिज हैं उस पे, गारो जनजाति के जो हैं, और राज्य को फॉर्मेशन हुए 50 साल हुए हैं। तो ये लाजमी है कि कहीं ना कहीं ये डिमांड उठ सकता है कि ठीक है, बाकी के जो ट्राइबल जनजातियां हैं उनके भी चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए। तो ये मिला जुला के, और देखिए मेघालय में कांग्रेस का अच्छा होल्ड रहा है। अगर पिछले साल और पास्ट परफॉर्मेंस में भी आप कांग्रेस को देखें तो अगर वोटिंग शेयर की बात कर ले आप, तो कांग्रेस 2018 में 28.50% वोट शेयर लेके आई। 2013 में देखे तो 34.68% लेके आई। 2008 में चले जाइए, सीट उन्होंने निकाला 25, लेकिन वोटिंग प्रतिशत 32.90% है। 2003 में जाएं तो 22 सीट आए थे उनको और 29.96%। तो मेघालय कांग्रेस का होल्ड रहा है। तो वहां पे अगर आज के कांग्रेस सरकार बनाने में सफल होती है या अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां की जनता कांग्रेस में अपना विश्वास दिखा रही है। जनता विश्वास दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ बढ़त जो रुझान है वो आने शुरू हुए हैं, नतीजे फाइनल नहीं आए हैं और उसी का आज सबको इंतजार है। मन्ना जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि मेघालय में जो 3 राजनीतिक परिवार हैं उसमें संगमा, दखार और लिंगदोहो, कहा जाता है कि राजनीतिक उलटफेर से इन परिवारों का राजनीतिक वर्चस्व प्रभावित नहीं होता है, लेकिन इस बार सबसे ताकतवर परिवार संगमा बटा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, देखिए राजनीति में तो कोई बहुत कह नहीं सकता है अंदरूनी बात कैसा है, लेकिन बाहर से अगर देखा जाए तो बता हुआ है एनपीपी और टीएमसी में। ठीक है, तो एनपीपी और टीएमसी में बता हुआ है। और पहले से भी अगर देखा जाए, इससे भी पहले 2018 या तो फिर इससे भी पहले के संगमा ही जो है क्या बोलता है, आपकी रूलिंग में होता है, फिर संगमा ही आपके ऑपोजिशन में होता है। तो ये चला आता है, अगर रूलिंग में संगमा है तो ऑपोजिशन में संगमा है। आप ये इतिहास उठा के देख लीजिए मेघालय के। लेकिन फिर भी बाकी ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता वोट में कि वोट उनका वो वाला रह जाता है, इनका ये वाला रह जाता है। तो उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा डिफरेंसेस ला देता है उसमें। कोई गारो हिल्स ऑलवेज नोन अ होम ऑफ रूलिंग एंड होम ऑफ ऑपोजिशन इन मेघालय। पीयूष जी, आपसे भी इसको समझना चाहेंगे, संगमा परिवार में 2 गुट होने से क्या मेघालय में परिवार की राजनीति प्रभावित होगी? बीजेपी को यदि सफलता मिलती है तो कोई प्रयोग वो करना चाहेगी इस दौरान? निश्चित रूप से देखिए, गारो हिल्स का है वर्चस्व रहा है। हमने जैसे देखे, हम देखते हैं कि कर्नाटक में भी लिंगायत जो समुदाय है उसी का वर्चस्व रहता है वहाँ पे, चाहे येदियुरप्पा को ले लीजिए या दूसरे नेताओं को ले लीजिए, ज़्यादातर जो है। तो यहाँ भी मेघालय में भी देखिए वही स्थिति है। लेकिन हाँ, संगमा परिवार देखिए, पहले जो है संगमा जो है परिवार हमेशा सत्ता में रहा है। आपको याद होगा ये संगमा साहब थे जब कांग्रेस में थे, तो वो स्पीकर भी रहे, उसके बाद मंत्री भी रहे, काफ़ी प्रभावी थे। उनकी बेटी भी थी तो वो जीत के आई थी। और तो ये परिवारवाद जो कि वहाँ पे था बहुत ज़्यादा। अब कॉनरेड जो संगमा है वो भी उन्हीं के रिश्ते से जुड़े हुए हैं वो। तो वो जो है कि उन्होंने जो है कि अलग होकर वो उसको चैलेंज किया, लेकिन परिवार वही रहता है। आप देखिए उसके अलावा जो है कि हम देखते हैं जो तृणमूल कांग्रेस में जो कांग्रेस से गए डॉक्टर मुकुल संगमा, वो भी एकदम संगमा है। तो ये एक वर्चस्व बन जाता है उस जाति विशेष का जो है, जो संगमा क्लैन है, जो पूरा का पूरा जो है ट्राइबल एरियाज में जो है वो एक क्योंकि आप साल दर साल सत्ता में रहते हैं तो एक शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाती है, जिसके पावर के जो फायदे हैं वो आप बांटते हैं अपने लोगों के बीच में। तो उससे जो है कि आप जो है कि एक वर्चस्व पैदा कर देते हैं, और यही हुआ है। तो निश्चित रूप से, लेकिन अभी भी जो है कि आप देखिए लड़ाई वही टीएमसी और उसके बीच में चल रही है और जो समाज के बीच में चल रही है। तो बड़ी खबर इस बीच आ रही थी, थोड़ा सा रुकना चाहेंगे आपको भी। त्रिपुरा में जो है 60 में से 50 सीटों के रुझान जो है अब तक सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि बीजेपी 40 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। त्रिपुरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 40 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। वहीं नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में रुझानों में एनडीपीपी और बीजेपी को रुझानों में बहुमत हासिल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेघालय के रुझानों की अगर बात की जाए तो एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है यहां पर। तो तीनों राज्यों के लगातार आंकड़े हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा का ये दौर जारी रहेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें साफ होती नजर आएंगी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द लौटते हैं।